सभी सुधी श्रोताओं को यूट्यूबर मौसी का नमस्कार। चंद्रकांता की कहानी के तलस में हम धीरे धीरे गिरफ्तार होते जाएंगे। अभी तक हमने सुना कि कैसे तेज सिंह आकर के चंद्रकांता और चपला से मिल करके उन्हें वीरेंद्र सिंह का खत देता है और क्रूर सिंह के दोनों अय्यार किस तरह से चंद्रकांता के खिलाफ साजिश करते हैं। अब सुनिए आगे की कथा। बयान 5। अहमद ने जो बाग के पेड़ पर बैठा हुआ था, जब देखा कि चपला ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और महल में चली गई, तो सोचने लगा कि चंद्रकांता, चपला और चंपा बस यही तीनों महल में गई है। नाजिम इन सभी के साथ नहीं गया तो जरूर वह इस बगीचे में ही कहीं कैद होगा। यह सोचकर वह पेड़ से उतरकर इधर उधर ढूंढने लगा। जब उस तहखाने के पास पहुंचा तो भीतर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसने पहचान लिया। तहखाने के किवाड़ खोलकर वह अंदर गया और नाजिम को बंधा पा झट से उसकी रस्सी खोली और तहखाने से बाहर आकर बोला, चलो जल्दी इस बगीचे से बाहर हो जाएं, तब सब हाल सुने कि क्या हुआ। वो दोनों बगीचे से बाहर आए और चलते चलते आपस में बातचीत करने लगे। नाजिम ने चपला के हाथ फंस जाने और कोड़ा खाने का पूरा हाल कहा। अहमद ने कहा, भाई नाजिम, जब तक पहले चपला को हम लोग ना पकड़ लेंगे तब तक कोई काम ना होगा, क्योंकि चपला बड़ी चालाक है और धीरे धीरे चंपा को भी तेज कर रही है। अगर वह गिरफ्तार न की जाएगी तो थोड़े ही दिनों में एक की दो हो जाएंगी। चंपा भी इस काम में तेज होकर चपला का साथ देने लायक हो जाएगी। ठीक है, खैर आज तो कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किल से जान बची है। हाँ, कल पहले यही काम करना है। जिस तरह हो चपला को पकड़ना और ऐसी जगह छिपाना है जहां पता न लगे और अपने ऊपर किसी को शक भी ना हो। ये दोनों धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे और जब महल के अगले दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा केतकी, जो कुमारी चंद्रकांता की नौकरानी है, सामने से चली आ रही है। तेज सिंह ने भी, जो केतकी के वेश में चले आ रहे थे, नाजिम और अहमद को देखते ही पहचान लिया। वे सोचने लगे कि भले मौके पर ये दोनों मिल गए और अपनी सूरत भी अच्छी है, इस समय इन दोनों से कुछ खेल करना चाहिए और बन पड़े तो दोनों को तो नहीं, एक को तो जरूर ही पकड़ना चाहिए। तेज सिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से होकर निकले। उन दोनों ने भी यह सोचकर कि उसके पीछे कि वो कहाँ जा रही है, चल दिए। केतकी ने मुड़कर देखा और कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? जिस काम पर मुकर्रर हो उसी काम को करो। अहमद बोला, किस काम पर मुकर्रर हैं और क्या करें, तुम क्या जानती हो? केतकी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियां नसीब हो। जिस जगह तुम्हारी मददगार एक लड़की तक नहीं है, वहां तुम्हारे किए क्या होगा? उन दोनों ने केतकी की बात को सुना और दंग रह गए और सोचने लगे कि ये तो बड़ी चालाक मालूम होती है। अगर हम लोगों के मेल में आ जाए तो बड़ा काम निकले। इसकी बातों से मालूम भी होता है कि कुछ लालच देने पर हम लोगों का साथ दे देगी। उनमें से एक ने कहा, सुनो केतकी, हम लोगों का काम तो चालाकी करने का है। हम लोग अगर पकड़े जाने और मरने से डरे तो कभी काम न चले। इसी की बदौलत खाते हैं, बात की बात में हजारों रुपए इनाम मिलते हैं और कोई ना कोई मददगार मिल ही जाता है, जैसे तुम मिल गई। अब तुमको मुनासिब है कि हमारी मदद करो। जो कुछ हमको मिलेगा उसमें से हम तुमको भी हिस्सा देंगे। केतकी ने कहा, सुनो जी, मैं उम्मीद के ऊपर जान देने वाली नहीं हूँ। वे कोई दूसरे होंगे, मैं तो पहले दाम लेती हूँ। अब इस वक्त अगर मुझको कुछ दो तो मैं अभी तेज सिंह को तुम्हारे हाथों गिरफ्तार करा दूँ, नहीं तो जाओ जो कुछ करते हो करो। तेज सिंह की गिरफ्तारी की बात सुनते ही दोनों की तबीयत खुश हो गई और उन्होंने कहा कि अगर तेज सिंह को पकड़वा दो तो जो कहो हम तुमको दे दें। केतकी, 1000 रुपए से कम मैं हरगिज ना लूंगी। अगर मंजूर हो तो लाओ, रुपया मेरे सामने रखो। अब आधी रात को रुपए कहाँ से लाऊं? हाँ, कल जरूर दे दूंगा। केतकी बोली, ऐसी बातें ना करो, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं उधार सौदा नहीं करती। लो, मैं जाती हूँ।
तब नाजिम ने आगे रोक कर कहा, सुनो तो तुम खफा क्यों होती हो? अगर तुमको हम लोगों का एतबार ना हो तो तुम इसी जगह ठहरो, हम लोग जाकर रुपए ले आते हैं। केतकी, अच्छा एक आदमी यहाँ मेरे पास रहे और एक आदमी जाकर रुपया ले आए। नाजिम ने कहा, अच्छा अहमद तुम यहाँ ठहरो, मैं जाकर रुपए ले आता हूँ। यह कहकर वो अहमद को उसी जगह छोड़कर चला गया। नाजिम के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक केतकी और अहमद इधर उधर की बातें करते रहे। बातें करते करते केतकी ने 2-4 इलायची बटुए से निकालकर अहमद को दी और कहा, आप भी खाइए। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की उम्मीद में इतनी खुशी थी कि वह कुछ सोच न सका और इलायची खा गया। थोड़ी ही देर में उसका सिर घूमने लगा। तब समझ गया कि ये कोई अय्यार है जिसने धोखा दिया। चट कमर से खंजर खींच बिना कुछ कहे केतकी को मारा, मगर केतकी पहले से होशियार थी। दांव बचाकर उसने उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे वो कुछ न कर सका और जरा देर में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तेज सिंह ने उसकी मुश्कें बांधकर चादर में गठरी कसी और पीठ पर लाद नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते चले गए। यह भी ख्याल था कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कोई आ जाए और पीछा करने लगे। इधर नाजिम रुपए लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचा। उस समय वो गहरी नींद में सो रहा था। उसने पूछा, क्या है जो इस वक्त आधी रात के समय आकर मुझको उठा रहे हो? नाजिम ने क्रूर सिंह से पूरी कैफियत यानी चंद्रकांता के बाग में जाना, गिरफ्तार होना, अहमद का छुड़ा लाना, फिर वहां से रवाना होना, केतकी से मिलना और 1000 रुपए पर तेज सिंह को पकड़वा देने की बातचीत तय करना वगैरह सब खुलासा कह सुनाया। क्रूर सिंह ने ये सब सुनकर अफसोस तो किया, मगर तेज सिंह के गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल पड़ा और बोला, लो अभी 1000 रुपए देता हूँ, बल्कि खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह कहकर उसने 1000 रुपए संदूक से निकाले और नाजिम के साथ हो लिया। जब दोनों वहां पहुंचे तो वहां पर कोई ना मिला। वो दोनों सन्न रह गए कि ये तो धोखा हुआ। तब क्रूर सिंह ने कहा, कहो क्या हुआ? नाजिम ने कहा, वह केतकी नहीं, जरूर कोई अय्यार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को ले गया। क्रूर सिंह बोला, खूब, तुम तो बाग में ही चपला के हाथ से पिट चुके थे, अब वो बाकी था, सो वो भी इस वक्त कहीं पे होगा, जूते खाता होगा। चलो छुट्टी हुई। दोनों लोगों ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर तक इधर उधर खोज भी की, पर कुछ पता न लगा। आखिर रोते पीटते दोनों ने घर का रास्ता लिया। बयान 6। तेज सिंह को विजयगढ़ की तरफ विदा करके वीरेंद्र सिंह अपने महल में आए, मगर किसी काम में उनका दिल न लगता था। हरदम चंद्रकांता की याद में सिर झुकाए बैठे रहना और जब कभी निराश हो जाना तो चंद्रकांता की तस्वीर अपने सामने रखकर बातें किया करना या पलंग पर लेटकर मुंह ढांपकर रोना। बस यही उनका काम था। अगर कोई पूछता तो बातें बना देते। वीरेंद्र सिंह के बाप सुरेंद्र सिंह को वीरेंद्र सिंह का सब हाल मालूम था, मगर करते क्या, कुछ बस नहीं चलता था, क्योंकि विजयगढ़ का राजा उनसे बहुत जबरदस्त था और हमेशा उन पर हुकूमत रखता था। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को विजयगढ़ जाते हुए कह दिया था कि तुम आज ही लौट आना। रात 12 बजे तक वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की राह देखी। जब वे ना आए तो उनकी घबराहट और भी ज्यादा हो गई। आखिर खुद को संभाला और मसहरी पर लेट दरवाजे की तरफ देखने लगे। सवेरा होने ही वाला था कि तेज सिंह पीठ पर एक गट्ठर लादे आ पहुंचे। पहरे वाले इस हालत में इनको देख हैरान थे, मगर खौफ से कुछ नहीं कह सकते थे। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह के कमरे में पहुंचकर देखा, अभी तक वे जाग रहे हैं। तेज सिंह ने वहां का सब हाल कह सुनाया और चंद्रकांता की चिट्ठी वीरेंद्र सिंह के हाथ पर रख दी और कहा, ये चिट्ठी है और ये सौगात है। वीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और चिट्ठी को पढ़कर बोले कि इसको ऐसी जगह रखो जहां किसी को मालूम ना हो। अगर जयसिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगा। तेज सिंह, इस बात को मैं पहले से सोच चुका हूँ। मैं इसे एक पहाड़ी खो में रखाता हूँ जिसको मैं ही जानता हूँ। यह कहकर तेज सिंह ने फिर से अहमद की गठरी बांधी और एक प्यादे को भेजकर देवी सिंह नाम के अय्यार को बुलाया, जो तेज सिंह का शागिर्द था, दिली दोस्त था और रिश्ते में साला लगता था तथा अय्यारी के फन में भी तेज सिंह से किसी तरह कम न था। जब देवी सिंह आ गए तब तेज सिंह ने वो गठरी अपनी पीठ पर ला दी और देवी सिंह से कहा, आओ हमारे साथ चलो, तुमसे एक काम है।
देवी सिंह ने कहा, गुरुजी ये गठरी मुझको दे दो, मैं ले चलूं, मेरे रहते यह काम आपको अच्छा नहीं लगता। आखिर देवी सिंह ने वह गठरी पीठ पर लादी और तेज सिंह के पीछे चल पड़े। वे दोनों शहर के बाहर ही जंगल और पहाड़ियों में पेचीदे रास्तों में जाते जाते 2 कोस के करीब पहुंचकर एक अंधेरी खोह में घुसे। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहां जाकर तेज सिंह ठहर गए और देवी सिंह से बोले, गठरी रख दो। देवी सिंह गठरी रखकर, यह गुरुजी ये तो बहुत अजीब जगह है, अगर कोई यहाँ आ भी जाए तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए। तेज सिंह बोले, सुनो देवी सिंह, इस जगह को मेरे सिवा कोई नहीं जानता, तुमको अपना दिली दोस्त समझकर ले आया हूँ, तुम्हें अभी बहुत कुछ काम करना होगा। देवी सिंह, मैं ताबेदार हूँ, तुम गुरु हो, क्योंकि अय्यारी तुम्ही ने मुझको सिखाई है। अगर मेरी जान की जरूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। तेज सिंह, सुनो, और जो बातें मैं तुमको कहता हूँ उनको अच्छी तरह ख्याल रखो। यह जो सामने पत्थर का दरवाजा देखते हो, इसको खोलना सिवाय मेरे कोई नहीं जानता, या फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझको अय्यारी सिखाई वे जानते थे। वे तो अब हैं नहीं, मर गए। इस समय मेरे सिवा कोई नहीं जानता और मैं तुमको इसे खोलना बता देता हूँ। जिस जिसको मैं पकड़ कर लाया करूँगा इसी जगह लाकर कैद किया करूँगा, जिससे किसी को मालूम ना हो और कोई छुड़ा कर भी ना ले जा सके। इसके अंदर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ हिफाजत के लिए एक खुलासी बेड़ी उनके पैरों में डाल देनी पड़ेगी, जिससे वे धीरे धीरे चल फिर सके। कैदियों के खाने पीने की भी कोई फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी रहता है। यहाँ मेवों के दरख्त भी बहुत हैं। इस अय्यार को इसी में कैद करते हैं। बाद इसके महाराजा से यह बहाना करके कि आजकल मैं बीमार रहता हूँ, तुम 1 महीने की छुट्टी लेकर भेज बदल कर विजयगढ़ चले जाओ और बराबर वहीं रहकर इधर उधर की खबर लिया करो। जो कुछ हाल हो मुझसे कहा करो, और जब मौका देखो तो बदमाशों को गिरफ्तार करके इसी जगह लाकर उनको कैद भी कर दिया करो। कुछ और बहुत सी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज सिंह दरवाजा खोलने चले। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा चेहरा शेर का बना हुआ था, जिसके मुंह में हाथ बखूबी जा सकता था। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस चेहरे के मुंह में हाथ डालकर इसकी जुबान बाहर खींचो। देवी सिंह ने वैसा ही किया और हाथ भर के करीब जुबान खींच ली। उसके खींचते ही एक आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अहमद की गठरी लिए हुए दोनों अंदर गए। देवी सिंह ने देखा वह खूब खुली जगह, बल्कि कोस भर का साफ मैदान है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जिन पर किसी तरह आदमी चढ़ ही नहीं सकता। बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है और बहुत से जंगली मेवों के दरख्तों से अजब सुहावनी जगह मालूम होती है। चारों तरफ पहाड़ियां नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे करजनी, घुमची, बेर, मकोई, चिरौंजी वगैरह के घने दरख्तों और लताओं से भरी हुई है। बड़े बड़े पत्थरों के ढोके मस्त हाथी की तरह दिखाई देते हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है, जिसकी आवाज बहुत भली मालूम होती है। हवा चलने से पेड़ों की सरसराहट और पानी की आवाज तथा बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खींचे लेता है। नीचे जो चश्मा पानी का पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता हुआ बह रहा है, उसको दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं और पके जामुन उस चश्मे के पानी में गिर रहे हैं। पानी भी चश्मे का इतना साफ है कि जमीन तक दिखाई देती है, कहीं हाथ भर, कहीं कमर बराबर, कहीं उससे भी ज्यादा होगा। पहाड़ों में कुदरती खो बने हैं, जिनके देखने से मालूम होता है मानो ईश्वर ने यहाँ सैलानियों के रहने के लिए कोठरियां बना दी हैं। चारों तरफ की पहाड़ियां ढलवां और बनिस्बत नीचे के ऊपर से ज्यादा खुली हुई थी और उन पर बादलों के टुकड़े छोटे छोटे शामियानों का मजा दे रहे थे। यह जगह ऐसी सुहावनी थी कि वर्षों रहने पर भी किसी की तबीयत न घबराए, बल्कि खुशी मालूम हो। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेज सिंह ने अहमद की गठरी खोली, उसका अय्यारी का बटुआ और खंजर जो कमर में बंधा था ले लिया और एक बीड़ी उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया। जब वो होश में आया और उसने खुद को इस दिलचस्प मैदान में देखा तो यकीन हो गया कि वह मर गया है और फरिश्ते उसको यहाँ ले आए। तेज सिंह को ये देखकर हंसी आ गई और बोला, आप हमारे कैदी हैं, इधर देखिए। अहमद ने तेज सिंह की तरफ देखा, पहचानते ही जान सूख गई। समझ गया कि तब न मरे तो अब मरे। बीवी केतकी की सूरत आंखों के सामने फिर गई। खौफ ने उसका ऐसा गला दबाया कि एक हर्फ भी मुंह से न निकल सका। उसको उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़कर दोनों बाहर निकल आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खींच ली है उसी के मुंह में डाल दो।
देवी सिंह ने वैसा ही किया। जुबान उसके मुंह में डालते ही जोर से दरवाजा बंद हो गया और दोनों आदमी उसी पेचीदा राह से घर की तरफ रवाना हुए। पहरा भर दिन चढ़ा होगा जब ये दोनों लौटकर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, अहमद को कैद करने कहाँ गए थे जो इतनी देर लगी? तेज सिंह ने जवाब दिया, एक पहाड़ी खो में कैद कराया हूँ। आज आपको भी वह जगह दिखाऊंगा, पर मेरी राय है कि देवी सिंह थोड़े दिन भेष बदल कर विजयगढ़ में रहे। ऐसा करने से मुझको बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद वे सब बातें भी वीरेंद्र सिंह को कह सुनाई जो खो में देवी सिंह को समझाई थी, और जो कुछ राय ठहरी थी वह भी कहा, जिसे वीरेंद्र सिंह ने बहुत पसंद किया। इसके बाद देवी सिंह ने छुट्टी के लिए अर्जी दी। राजा देवी सिंह को बहुत चाहते थे, छुट्टी देना मंजूर ना था, लेकिन वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह की सिफारिश से छुट्टी मिल गई। दरबार बर्खास्त होने पर वीरेंद्र सिंह राजा के साथ महल में चले गए और तेज सिंह अपने पिता जीत सिंह के साथ घर आए। देवी सिंह को भी अपने साथ लाए और सफ़र की तैयारी करके उसी समय उनको रवाना कर दिया। जाती दफ़ा उन्हें और भी बातें समझा दी। दूसरे दिन तेज सिंह अपने साथ वीरेंद्र सिंह को उसी घाटी में ले गए जहाँ अहमद को कैद किया था। कुमार उस जगह को देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, भाई, इस जगह को देखकर तो मेरे दिल में बहुत सी बातें पैदा होती हैं। तेज सिंह ने कहा, पहले इस जगह को देखकर मैं तो आपसे भी ज़्यादा हैरान हुआ था, मगर गुरुजी ने बहुत कुछ हाल वहाँ का समझाकर मेरी दिल जमाई कर दी थी, जो किसी दूसरे वक्त आपसे कहूँगा। वीरेंद्र सिंह इस बात को सुनकर और भी हैरान हुए और उस घाटी की कैफियत जानने के लिए जिद करने लगे। आखिर तेज सिंह ने वहाँ का हाल जो कुछ अपने गुरु से सुना था कहा, जिसे सुनकर वीरेंद्र सिंह बहुत प्रसन्न हुए। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से पूछा, वे इतना खुश क्यों हुए और यह घाटी कैसी थी? यह सब हाल किसी दूसरे मौके पर बयान किया जाएगा। वे दोनों वहां से रवाना होकर अपने महल में आए। कुमार ने कहा, भाई, अब तो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है, जी में आता है जयसिंह से लड़ जाऊं। तेज सिंह ने कहा, आपका हौसला ठीक है, मगर जल्दी करने से चंद्रकांता की जान का खौफ है। आप इतना घबराते क्यों हैं? देखिए तो क्या होता है। कल मैं फिर जाऊंगा और मालूम करूंगा कि इसके पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई। फिर दूसरी बार आपको ले चलूंगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, नहीं, अब की बार मैं जरूर चलूंगा। इस तरह एकदम डरपोक होकर बैठे रहना मर्दों का काम नहीं है। तेज सिंह ने कहा, अच्छा, आप भी चलिए, इसमें हर्ज क्या है, मगर एक काम होना जरूरी है, जो यह कि महाराजा से 5-4 रोज के लिए शिकार की छुट्टी लीजिए और अपनी सरहद पर डेरा डाल दीजिए। वहां से कुल 2.5 कोस चंद्रकांता का महल रह जाएगा, तब हर हाल का सुविधा होगा। इस बात को वीरेंद्र सिंह ने भी पसंद किया और आखिर वही राय पक्की ठहरी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8 दिन की छुट्टी ले ली और थोड़े से अपने दिली आदमियों को, जो खास उन्हीं के खिदमती थे और उनको जान से ज़्यादा चाहते थे, साथ लेकर रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था, तब नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने पर इन लोगों का डेरा पड़ गया। यहाँ क्रूर सिंह अपने अय्यार के साथ बहुत परेशान था और उसको फिक्र पड़ गई कि कहीं तेज सिंह मुझको भी ना पकड़ ले। इस खौफ से वह हरदम चौकन्ना रहता था, मगर महाराज जयसिंह के दरबार में रोज आता रहता और वीरेंद्र सिंह के प्रति उनको भड़काया करता। एक दिन नाजिम ने क्रूर सिंह को यह सलाह दी कि जिस तरह हो सके अपने बाप कुपत सिंह को मार डालो। उसके मरने के बाद जयसिंह जरूर तुमको मंत्री बनाएंगे। उस वक्त तुम्हारी हुकूमत हो जाने से सब काम बहुत जल्दी होगा। आखिर क्रूर सिंह ने जहर दिलवाकर अपने बाप को मरवा डाला। महाराज ने कुपत सिंह के मरने पर अफसोस किया और कई दिन तक दरबार में ना आए। शहर में भी कुपत सिंह के मरने का गम छा गया। क्रूर सिंह ने जाहिर में अपने बाप के मरने का बड़ा भारी मातम किया और 12 रोज के वास्ते अलग बिस्तर जमाया। दिन भर तो अपने बाप को रोता और रात को नाजिम के साथ बैठकर चंद्रकांता से मिलने तथा तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने की फिक्र करता। इन्हीं दिनों वीरेंद्र सिंह ने भी शिकार के बहाने विजयगढ़ की सरहद पर खेमा डाल दिया था, जिसकी खबर क्रूर सिंह को लग गई। वह बोला, वीरेंद्र सिंह जरूर चंद्रकांता की फिक्र में आया है। अफसोस इस समय अहमद न हुआ, नहीं तो बड़ा काम निकलता। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत हो विजयगढ़ पहुंचे और मंत्री के मरने तथा शहर भर में गम छाने का हाल लेकर वीरेंद्र सिंह के पास लौट आए। यह भी खबर लाए कि 2 दिन बाद सूतक निकल जाने पर महाराजा जयसिंह क्रूर को अपना दीवान बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह, देखो, क्रूर ने अपने बाप को मार डाला, अगर राजा को भी मार डाले तो ऐसे आदमी का क्या ठिकाना।
तेज सिंह, सच है, वह नालायक है, जहाँ तक भी होगा राजा पर बहुत जल्दी हाथ फेरेगा। अस्तु, अब मैं 2 दिन चंद्रकांता के महल में न जाकर दरबार ही का हालचाल लूंगा। हाँ, इस बीच अगर मौका मिल जाए तो देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह, जो कुछ हो, आज मैं चंद्रकांता से भेंट जरूर करूंगा। तेज सिंह, आप जल्दी ना करें, जल्दी ही सब कामों को बिगाड़ती है। वीरेंद्र सिंह, जो भी हो, मैं तो जरूर जाऊंगा। तेज सिंह ने बहुत समझाया, मगर चंद्रकांता की जुदाई में उनको भला बुरा क्या सूझता था। एक न मानी और चलने के लिए तैयार हो गए। आखिर तेज सिंह ने कहा, खैर नहीं मानते तो चलिए, जब आपकी ऐसी मर्जी है तो हम क्या करें, जो कुछ होगा देखा जाएगा। शाम के वक्त दोनों टहलने के लिए खेमे से बाहर निकले और अपने प्यादों से कह गए, अगर हम लोगों के आने में देर हो तो घबराना मत। टहलते हुए दोनों विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ रात बीती होगी जब वे दोनों चंद्रकांता के उसी नजर बाग के पास पहुंचे जिसका हाल पहले लिख चुके हैं। रात अंधेरी थी, इसलिए इन दोनों को बाग में जाने के लिए कोई विशेष प्रयास न करना पड़ा। पहरेदारों से बचकर कमंद फेंका और उसके जरिए बाग के अंदर एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो गए और इधर उधर निगाह दौड़ाकर देखने लगे। बाग के बीचों बीच संगमरमर के एक साफ चिकने चबूतरे पर मोमी क्षमादान चल रहा था। चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी बातें कर रही थी। चपला बातें भी करती जाती थी और इधर उधर तेजी के साथ निगाह भी दौड़ा रही थी। चंद्रकांता को देखते ही वीरेंद्र सिंह का अजब हाल हो गया, बदन में कपकपी होने लगी। तब तेज सिंह ने उनसे कहा कि आप संभलिए और इसी जगह ठहरिए, मैं जाकर बात कर रहा हूँ, तब आपको ले चलूँ। यह कहकर उन्होंने उस जगह की ओर कदम बढ़ाए जहां पर चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी थी। तेज सिंह को देखते ही चंद्रकांता बोली, क्यों जी, इतने दिन कहाँ रहे? क्या इसी का नाम मुरव्वत है? अब भी आए हो तो अकेले ही? वाह, ऐसा ही था तो हाथ में चूड़ी पहन लेते। जवां मर्दी की डींग क्यों मारते हो? जब उनकी मोहब्बत का यही हाल है तो मैं जीकर क्या करूंगा। यह कहकर चंद्रकांता रोने लगी, यहाँ तक कि उसकी हिचकी बंद गई। तेज सिंह उसकी हालत देखकर बहुत घबराए और बोले, बस इसी को नादानी कहते हैं। अच्छी तरह हाल भी न पूछा और लगी रोने। ऐसा ही है तो उनको लेकर आता हूँ। यह कहकर तेज सिंह लौट गए और वीरेंद्र सिंह को लेकर के वहां आए। दोनों आपस में मिलकर खूब रोए, यहाँ तक कि बेहोश हो गए, मगर थोड़ी देर बाद होश में आ गए और आपस में शिकायत और मोहब्बत की बातें करने लगे। अब जमाने का उलटफेर देखिए, घूमता फिरता टो लगाता नाजिम भी उसी जगह आ पहुंचा और दूर से इन सभी की खुशी भरी मजलिस देखकर जल मरा। तुरंत ही लौटकर क्रूर सिंह के पास पहुंचा। क्रूर सिंह ने नाजिम को घबराया हुआ देखा और पूछा, क्या बात है जो तुम इतना घबराए हो? तब उसने सारी बात बता दी। क्रूर सिंह, तुम्हारी बातें कुछ समझ में नहीं आती, जल्दी बताओ क्या हुआ। तब नाजिम ने बताया कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के पास पहुंच गया है और इस समय बाग में हंसी के कहकहे उड़ रहे हैं। क्रूर सिंह अपने बाप का शोक मना रहा था, लेकिन सब कुछ भूलकर वह महाराजा जयसिंह के पास पहुंच गया। जयसिंह क्रूर सिंह को इस तरह आया देखकर हैरान होकर बोले, क्रूर सिंह, सूतक और बाप का गम छोड़कर तुम्हारा इस तरह आना मुझको हैरानी में डाल रहा है। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, हमारे बाप तो आप हैं, उन्होंने तो पैदा किया था, परवरिश आपकी बदौलत होती है। जब आपकी इज्जत में बट्टा लगा तो मेरी जिंदगी किस काम की, मैं किस लायक गिना जाऊंगा। जयसिंह गुस्से में आकर, क्रूर सिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े? क्रूर सिंह, एक अधना आदमी। जयसिंह, जल्दी बताओ वो कौन है जिसकी मौत आई है? क्रूर सिंह, वीरेंद्र सिंह। जयसिंह, उसकी क्या मजाल जो मेरा मुकाबला करे? इज्जत बिगाड़ना तो दूर की बात है, तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आती, साफ साफ बताओ क्या बात है? वीरेंद्र सिंह कहाँ है? क्रूर सिंह, आपके चोर महल के बाग में। यह सुनते ही महाराज का बदन मारे गुस्से के कांपने लगा। तड़प कर हुक्म दिया, अभी जाकर बाग को घेर लो, मैं कोर्ट की राह वहां जाता हूँ। बयान 8। वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से मीठी मीठी बातें कर रहे, चपला से तेज सिंह उलझ रहा है। चंपा बेचारी इन लोगों का मुंह ताक रही। अचानक एक काला कलूटा आदमी, सिर से पैर तक आबनूस का कुंदा, लाल लाल आंखें, लंगोटा कसे, उछलता कूदता इन सबके बीच में आ खड़ा हुआ। पहले तो ऊपर के फिर नीचे के दांत खोलकर तेज सिंह की तरफ बढ़ा और बोला, खबरी भई राजा को तुमरी, सुनो गुरुजी मेरे। इसके बाद वह उछलता कूदता चला गया। जाती दफा चंपा की टांग पकड़कर थोड़ी दूर तक घसीटता ले गया, आखिर छोड़ दिया। यह देखकर सब हैरान हो गए और डरे कि यह पिशाच कहाँ से आ गया। चंपा बेचारी तो चिल्ला उठी, मगर तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़कर बोले, चलो जल्दी उठो, अब बैठने का मौका नहीं है। चंद्रकांता की तरफ देखकर बोले, हम लोगों के जल्दी चले जाने का रंज तुम मत करना, और जब तक महाराजा यहाँ ना आए इसी तरह सबकी सब यहीं बैठी रहना।
चंद्रकांता, इतनी जल्दी का क्या सबब है, और ये कौन था जिसकी बात सुनकर भागना पड़ा? तेज सिंह, जल्दी करो, अब बात करने का मौका नहीं है। और वो लोग तेजी से कमंद के जरिए बाग के बाहर हो गए। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह का इस तरह चले जाना बहुत बुरा मालूम हुआ। आंखों में आंसू भरकर वह चपला से बोली, ये क्या तमाशा हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। उस पिशाच को देखकर मैं कैसी डरी। चपला ने कहा, कुछ समझ में नहीं आता, मगर इतना जरूर है कि इस समय वीरेंद्र सिंह के यहाँ आने की खबर महाराजा को हो गई और वे जरूर आते होंगे। चंपा की बात सुनकर कि मुए को मुझसे क्या दुश्मनी थी, वो तीनों हंसने लगीं। तब तक महाराजा के आने की आवाजें आने लगीं। चपला ने कहा, रंग बुरे नजर आने लगे, मालूम होता है बाग को सिपाहियों ने घेर लिया। बात पूरी भी न होने पाई थी कि सामने से महाराजा आते हुए दिखाई पड़े। देखते ही देखते सब की सब उठ खड़ी हुई। चंद्रकांता ने बढ़कर पिता के आगे सिर झुकाया और कहा, इस समय आपके एकाएक आने, इतना कहकर चुप हो गई। जयसिंह ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें देखने को जी चाहा इसीलिए चले आए। अब तुम महल में जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो, ओस पड़ती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर महल की तरफ रवाना हुए। चंद्रकांता, चपला और चंपा भी महाराज के पीछे पीछे महल में गई। जयसिंह अपने कमरे में आए और मन में बहुत शर्मिंदा होकर कहने लगे, देखो हमारी भोली भाली लड़की को क्रूर सिंह झूठ मूठ बदनाम करता है। ना मालूम इस नालायक के जी में क्या समाई है, बेधड़क उस बेचारी को ऐब लगा दिया। अगर लड़की सुनेगी तो क्या कहेगी? ऐसे शैतान का तो मुंह न देखना चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए, जिससे फिर ऐसा कमीनापन ना करे। यह सोचकर हरि सिंह नाम के एक चौबदार को हुक्म दिया कि बहुत जल्दी क्रूर सिंह को हाजिर करो। हरि सिंह क्रूर सिंह को खोजता हुआ और पता लगाता बाग के पास पहुंचा, जहां वह बहुत से आदमियों के साथ खुशी खुशी बाग को घेरे हुए था। क्रूर सिंह महाराज के समीप पहुंचा। महाराज ने क्रूर सिंह को देखकर गुस्से से कहा, क्यों बे क्रूर, बेचारी चंद्रकांता को इस तरह झूठ मूठ बदनाम करना और हमारी इज्जत में बट्टा लगाना, यही तेरा काम है? यह इतने आदमी जो बाग को घेरे हुए हैं अपने जी में क्या कहते होंगे? नालायक गधा पाजी, तूने कैसे कहा कि महल में वीरेंद्र है? मारे गुस्से के महाराज जयसिंह के होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। यह कैफियत देख क्रूर सिंह की जान सूख गई। घबराकर बोला, मुझको तो ये खबर नाजिम ने दी थी। यह सुनते ही महाराज ने हुक्म दिया, बुलाओ नाजिम को। थोड़ी देर में नाजिम भी हाजिर किया गया। गुस्से में भरे हुए महाराजा के मुंह से साफ आवाज नहीं निकलती थी। टूटे टूटे शब्दों में नाजिम से पूछा, क्यों बे, तूने कैसे खबर पहुंचाई? उस वक्त डर के मारे उसकी क्या हालत थी वही जानता होगा। वह बोला, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था हुजूर, शायद किसी तरह भाग गया होगा। जयसिंह से गुस्सा बर्दाश्त ना हो सका। हुक्म दिया, 50 कोड़े क्रूर सिंह को और 200 कोड़े नाजिम को लगाए जाएं। बस इतने पर ही छोड़ देता हूँ, आगे फिर कभी ऐसा होगा तो सिर उतार लिया जाएगा। क्रूर तो वजीर होने के लायक नहीं है। अब क्या था, लगे दो तरफी कोड़े पड़ने। उन लोगों के चिल्लाने की आवाज से महल गूंज उठा। जब दोनों पर कोड़े पड़ चुके तो उनको महल से बाहर निकलवा दिया गया और महाराज आराम करने चले गए। क्रूर सिंह और नाजिम दोनों घर आए और एक जगह बैठकर लगे झगड़ने। क्रूर नाजिम से कहने लगा, तेरी बदौलत आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कल दीवान हो गई, या उम्मीद भी ना रही। मार खाई, उसकी तकलीफ मैं ही जानता हूँ, या तेरी ही बदौलत हुआ। नाजिम कहता था, मैं तुम्हारी बदौलत मारा गया, नहीं तो मुझको क्या काम था? जहन्नुम में जाती चंद्रकांता और वीरेंद्र, मुझे क्या पड़ी थी जो जूते का था? ये दोनों आपस में यूं ही पैरों तक झगड़ते रहे। अंत में क्रूर सिंह ने कहा, हम तुम दोनों पर लानत है, अगर इतनी सजा पाने पर भी वीरेंद्र को गिरफ्तार ना किया। नाजिम ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं कि वीरेंद्र अब रोज महल में आया करेगा, इसी वास्ते वो अपना डेरा सरहद पार ले आया, मगर अब कोई काम करने का हौसला नहीं पड़ता। कहीं फिर मैं देखूं और खबर करने पर वह दोबारा निकल जाए तो अब की बार जरूर ही जान से मारा जाऊंगा। क्रूर सिंह ने कहा, तब तो कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे जान भी बचे और वीरेंद्र सिंह को महाराजा अपनी आंखों से महल में देख लें। बहुत देर सोचने के बाद नाजिम ने कहा, चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त सिंह के दरबार में एक पंडित जगन्नाथ नामक ज्योतिषी हैं, जो रमल भी बहुत अच्छा जानते हैं। उनके रमल फेंकने में इतनी तेजी है कि जब चाहो पूछ लो कि फला आदमी इस समय कहाँ है, क्या कर रहा है या कैसे पकड़ा जाएगा, वे फौरन बतला देते हैं। उनको अगर अपनी तरफ मिला लिया जाए, वे यहाँ आकर और कुछ दिन रहकर तुम्हारी मदद करें तो सब काम ठीक हो जाए। चुनारगढ़ यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, कुल 23 कोस है। चलो हम तुम चलें और जिस तरह बन पड़े उन्हें ले आए। आखिर क्रूर सिंह ने बहुत से हीरे जवाहरात अपनी कमर में बांध 2 तेज घोड़े मंगवा और नाजिम के साथ सवार हो उसी समय चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो गया। वह घर में सबसे कह गया कि अगर महाराजा के यहाँ से कोई आए तो कह देना क्रूर सिंह बहुत बीमार है।
वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह बाग के बाहर से अपने खेमे की तरफ रवाना हुए। जब खेमे पहुंचे तो आधी रात बीत चुकी थी, मगर तेज सिंह को कब चैन पड़ता था। वीरेंद्र सिंह को पहुंचाकर फिर लौटे और अहमद की सूरत बना क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचे। क्रूर सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो चुका था। जिन आदमियों को घर में हिफाजत के लिए छोड़ गया था और कह गया था कि अगर महाराजा पूछे तो कह देना बीमार है, उन लोगों ने एकाएक अहमद को देखा तो ताज्जुब से पूछा, कौन है अहमद, तुम कहाँ थे अब तक? नकली अहमद ने कहा, मैं जहन्नुम की सैर करने गया था, अब लौट कर आया हूँ, बताओ क्रूर सिंह कहाँ है? सभी ने उसको पूरा पूरा हाल सुनाया और कहा, अब चुनारगढ़ गए, तुम भी वहीं जाते तो अच्छा होता। अहमद ने कहा, हाँ मैं भी जाता हूँ, अब घर न जाऊंगा, सीधे चुनारगढ़ ही पहुंचता हूँ। और वहां से रवाना होकर वीरेंद्र सिंह को आकर सारा हाल बताया। सवेरे होते ही नहा धोकर कुछ भोजन कर सूरत बदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। नंगे सिर, हाथ पैर मुंह पर धूल डाले, रोते पीटते महाराज जयसिंह के दरबार में पहुंचे। इनकी हालत देख सब हैरान हो गए। महाराज ने मुंशी से कहा, पूछो कौन है और क्या कहता है? तेज सिंह ने कहा, हुजूर मैं क्रूर सिंह का नौकर हूँ, मेरा नाम रामलाल है। महाराज से बागी होकर क्रूर सिंह चुनारगढ़ के राजा के पास चला गया है। मैंने मना किया कि महाराज का नमक खाकर ऐसा न करना चाहिए, जिस पर मुझको खूब मारा और जो कुछ मेरे पास था सब छीन लिया। हाय रे, मैं बिल्कुल लुट गया, एक कौड़ी भी नहीं रही, अब क्या खाऊंगा, घर कैसे पहुंचूंगा? लड़के बच्चे 3 बरस की कमाई खोजेंगे, कहेंगे कि रजवाड़े की क्या कमाई लाए हो, उनको क्या दूंगा? दुहाई महाराज की, दुहाई दुहाई। बड़ी मुश्किल से सभी ने उसको चुप कराया। महाराज को बड़ा गुस्सा आया, हुक्म दिया, क्रूर सिंह कहाँ है? चौबदार खबर लाया, बहुत बीमार है, उठ नहीं सकते। रामलाल तेज सिंह बोला, दुहाई महाराज की, यह भी उन्हीं की तरफ मिल गया है, झूठ बोलता है। तब महाराज ने अपने मुंशी से कहा, तुम जाकर पता लगाओ क्या मामला है। थोड़ी देर बाद मुंशी वापस आए, बोले, महाराज क्रूर सिंह घर पर नहीं है और घर वाले कुछ बताते नहीं कि कहाँ गए हैं। महाराज ने कहा, जरूर चुनारगढ़ गया होगा। अच्छा, उसके यहाँ के किसी प्यादे को बुला लाओ। हुक्म पाते ही चौबदार गया और बदकिस्मत प्यादे को पकड़ लाया। महाराज ने पूछा, क्रूर सिंह कहाँ गया है? प्यादे ने ठीक पता नहीं दिया। रामलाल ने फिर कहा, दुहाई महाराज की, बिना मार खाए ना बताएगा। महाराज ने मारने का हुक्म दिया। पिटने से पहले ही उस बदनसीब ने बतला दिया कि चुनारगढ़ गए हैं। महाराज जयसिंह को क्रूर का हाल सुनकर जितना गुस्सा आया बयान से बाहर है। हुक्म दिया, क्रूर सिंह के घर के सब औरत मर्द घंटे भर के अंदर जान बचाकर हमारी सरहद से बाहर हो जाए, उसका मकान लूट लिया जाए, उसकी दौलत में से जितना रुपया अकेला रामलाल उठा ले जा सके ले जाए, बाकी सरकारी खजाने में दाखिल किया जाए। रामलाल अगर नौकरी कबूल करे तो दे दी जाए। हुक्म पाते ही सबसे पहले रामलाल क्रूर सिंह के घर पहुंचा। महाराज के मुंशी से जो हुक्म तामील करने गया था, रामलाल ने कहा, पहले मुझको रुपया दे दो कि उठा के ले जाऊं और महाराज को आशीर्वाद करूं, बस जल्दी दो, मुझ गरीब को मत सताओ। मुंशी ने कहा, अजब आदमी है, इसे अपनी ही पड़ी, ठहर जा, जल्दी क्यों करता है? नकली रामलाल ने चिल्लाकर कहना शुरू किया, दुहाई महाराज की, मेरे रुपया मुंशी नहीं देता। कहता हुआ महाराज की तरफ चला। मुंशी ने कहा, लो लो, जाते कहाँ, पहले इसे ही दे दो। रामलाल ने कहा, हद तेरे की, मैं चिल्लाता नहीं तो सभी रुपए डकार जाता। इस पर सब हंस पड़े। मुंशी ने 2000 रुपए आगे रखवा दिए और कहा, ले जा ले जा। रामलाल ने कहा, वाह, कुछ याद है महाराज ने क्या हुक्म दिया? इतना तो मेरी जेब में आ जाएगा, मैं उठा के क्या ले जाऊंगा? मुंशी झुंझला उठा। नकली रामलाल को खजाने के संदूक के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और बोला, उठा, देखे कितना उठा था। देखते ही देखते उसने 10,000 रुपए उठा लिए। सिर पर, बटुए में, कमर में, जेब में, यहाँ तक कि मुंह में भी कुछ रुपए भर लिए और रास्ता लिया। सब हंसने लगे और कहने लगे, आदमी नहीं, इसे राक्षस समझना चाहिए। महाराज के हुक्म की तामील की गई, घर लूट लिया गया, औरत मर्द सभी रोते पीटते चुनारगढ़ का रास्ता पकड़ के चल दिए। तेज सिंह रुपया लिए हुए वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और बोले, आज तो मुनाफा कमा लाए, मगर यार माल शैतान का है, इसमें कुछ आप भी मिला दीजिए जिससे पाक हो जाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा, यह तो बतलाओ लाए कहाँ से? उन्होंने सब हाल कह सुनाया। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जो कुछ मेरे पास है यहाँ है, मैंने सब दिया। तेज सिंह ने कहा, मगर शर्त यह है उससे कम ना हो, क्योंकि आपका रुतबा उससे बहुत ज्यादा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा, तो इस वक्त कहाँ से लाए? तेज सिंह ने जवाब दिया, तमस्सुक लिख दो। कुमार हंस पड़े और उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर दे दी। तेज सिंह ने खुश होकर ले ली और कहा, परमेश्वर आपकी मुराद पूरी करे। अब हम लोगों को भी यहाँ से अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं चुनारगढ़ जाऊंगा, देखूं कि शैतान का बच्चा वहाँ क्या बंदोबस्त कर रहा है। क्रूर सिंह की तबाही का हाल शहर भर में फैल गया। महारानी रत्नगर्भा, चंद्रकांता की माँ और चंद्रकांता, इन सभी ने सुना। कुमारी और चपला को बड़ी खुशी हुई। जब महाराजा महल में गए तो हंसी हंसी में महारानी ने क्रूर सिंह का हाल पूछा।
महाराजा ने कहा, वह बड़ा बदमाश और झूठा था, मुफ्त में लड़की को बदनाम करता था। महारानी ने बात छेड़कर कहा, आपने क्या सोचकर वीरेंद्र का आना जाना बंद कर दिया? देखिए, यह वही वीरेंद्र है जो लड़कपन से जब चंद्रकांता पैदा भी नहीं हुई थी यहीं आता और कई कई दिन तक रहता था। जब यह पैदा हुई तो दोनों बराबर खेला करते और इसी से इन दोनों की आपस की मोहब्बत भी बढ़ गई। उस वक्त ये भी मालूम नहीं होता था कि आप और राजा सुरेंद्र सिंह कोई दो हैं। ये नौगढ़ और विजयगढ़ दो रजवाड़े हैं। सुरेंद्र सिंह भी आपके बराबर के ही कहे मुताबिक चला करते थे। कई बार आप कह भी चुके थे कि चंद्रकांता की शादी वीरेंद्र के साथ कर देना चाहिए। ऐसे मेल मोहब्बत और आपस के बनाव को उस दुष्ट क्रूर सिंह ने बिगाड़ दिया और दोनों के चित्त में मैल पैदा कर दिया। महाराज ने कहा, मैं हैरान हूं कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए थे। कौन सी ऐसी बात हुई जिसके सबब से मेरे दिल से वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत जाती रही? हाय, इस क्रूर सिंह ने तो गजब ही किया। इसके निकल जाने पर अब मुझे ये सब मालूम होता है। महारानी ने कहा, देखें अब वह चुनारगढ़ में जाकर क्या करता है। जरूर महाराजा शिवदत्त को भड़काएगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा। महाराज ने कहा, खैर देखा जाएगा। परमेश्वर मालिक है, उस नालायक ने तो अपनी भरसक बुराई में कुछ भी कमी नहीं की। यह कहकर महाराज महल से बाहर चले गए। अब उनको ये फिक्र हुई कि किसी को दीवान बनाना चाहिए, नहीं तो काम न चलेगा। कई दिन तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह नामक नायब दीवान को मंत्री की पदवी और खिलात दी। यह शख्स बड़ा ईमानदार, नेक भक्त, रहमदिल और साफ तबीयत का था। उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। आज की कथा यहीं तक। आगे सुनेंगे कि क्रूर सिंह ने चुनारगढ़ पहुंच करके महाराजा शिवदत्त के साथ मिलकर के क्या क्या मुश्किलें वीरेंद्र सिंह के लिए पैदा की। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए चंद्रकांता की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक तथा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।